गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल हम लोग देख रहे थे सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रिया को हम लोग देखे थे, क्या क्या प्रक्रियाएं समाज में होती है, किस तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो जिस प्रकार की हम बातें कर रहे थे उसमें से सहयोगी प्रक्रिया और असहयोगी प्रक्रिया का हम वर्णन किए थे। तो सहयोगी प्रक्रिया में सहयोग, समायोजन और सात्मीकरण का वर्णन हम कल कर चुके थे। आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं असहयोगी प्रक्रिया। असहयोगी प्रक्रिया क्या होती है वो हम कल बताए थे। अब असहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत जो 3 प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा क्या होता है? प्रतिस्पर्धा मतलब जैसे हम कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग प्राप्त करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो सिर्फ मेरा ही लक्ष्य हो, और भी लोगों का लक्ष्य ये हो सकता है। तो जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, लक्ष्य एक है, पाने वाले अनेक हैं। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? वहाँ मेहनत करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, लड़ाई करेंगे, है ना। मतलब प्रतिस्पर्धा करके हम लोग वहाँ उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो वही कहा गया है प्रतिस्पर्धा में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरे को हर तरीके से पीछे छोड़ना। जैसे कोई लक्ष्य एक यदि है, बहुत सारे लोग हैं उसको प्राप्त करने वाले, तो स्वाभाविक है किसी न किसी तरीके से उसको पीछे करेंगे, तभी तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। वही कहा गया है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरे को हर तरीके से पीछे छोड़ना ही प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। ये किसका है? के डेविस के अनुसार ये परिभाषा है। उसके बाद फेयर चाइल्ड की ओर देखते हैं, जो अभी कुछ देर पहले अभी चर्चा कर ही रहे थे। सीमित वस्तुओं के उपयोग, ठीक, सीमित वस्तुओं के उपयोग अथवा अधिकार के लिए होने वाला संघर्ष। कोई भी वस्तु जैसे सीमित है, सपोज हम मान लेते हैं ये मार्कर 1 है, ठीक, मार्कर 1 है, और यहाँ सपोज मान लेते हैं 5-6 टीचर हैं। अब मार्कर 1 है, इसको प्राप्त करना है, पांचों को इसका काम है, लक्ष्य इसका पांचों को प्राप्त करना है। तो इसके लिए आपसे संघर्ष होगा, प्रतिस्पर्धा होगा, तब किसी एक को ये मार्कर प्राप्त होगा। वही चीज फेयर चाइल्ड कहे हैं, सीमित वस्तु के उपयोग अथवा अधिकार के लिए होने वाला संघर्ष से प्रतिस्पर्धा है। आगे फिर देखते हैं बोगाट्स क्या कहते हैं। बोगाट्स का ऐसी वस्तु प्राप्त करने की हो जिसकी पूर्ति उसको पर्याप्त रूप से नहीं कर सकती। मतलब इसी एग्जांपल से समझते हैं, यही मार्कर है, ठीक है, एक ही मार्कर है, पर्याप्त नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को भी ये चीजें चाहिए। कैसे प्राप्त होगा? प्रतिस्पर्धा होगा। सेम वही चीजें हैं जैसे फेयर चाइल्ड का है। यहाँ पे अधिकार और उपयोग का वर्णन किया गया है, यहाँ पे सिर्फ प्राप्त करने के से पर्याप्त रूप से नहीं कर सकती है, ठीक है। ऐसी वस्तु प्राप्त करने की हो, ऐसी वस्तु जो सीमित मात्रा में है, ठीक है, जिसकी पूर्ति जो सीमित है उसकी पूर्ति करना उसको पर्याप्त रूप से नहीं कर सकती है, तब जिसको वो जो सीमित है पर्याप्त रूप से इसकी पूर्ति कैसे कोई कर पाएगा? सपोज वैकेंसी का ही लेते हैं, सीट यदि है 100, सीट तो बहुत कम है, पर्याप्त है ना। सीट पर्याप्त नहीं है, सीट एक लिमिटेड है, लेकिन
प्राप्त करने की जो होड़ लगा हुआ है वो बहुत सारे लोग हैं, लाखों के लाख फॉर्म गिरे हुए हैं। तो वही चीजें हैं, ऐसी वस्तु प्राप्त करने की होड़ जिसकी पूर्ति उसको पर्याप्त रूप से नहीं कर सकती, ये कहते हैं बोगाट्स। और प्रतिस्पर्धा दो प्रकार की होती है, पहले व्यक्ति प्रतिस्पर्धा, दूसरा अव्यक्ति प्रतिस्पर्धा। जो व्यक्ति प्रतिस्पर्धा होती है उसी को गिलिन एवं गिलिन क्या कहते हैं, चेतन प्रतिस्पर्धा। और अव्यक्ति प्रतिस्पर्धा को गिलिन एवं गिलिन क्या कहते हैं, अचेतन प्रतिस्पर्धा। फिर गिलिन एवं गिलिन जो है सो प्रतिस्पर्धा के 4 स्वरूप का वर्णन किए हैं। वो 4 स्वरूप क्या क्या है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, भूमिका या परिस्थिति प्रतिस्पर्धा, प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। ये गिलिन एवं गिलिन का 4 स्वरूप है। आर्थिक समझ रहे हैं, सांस्कृतिक समझ रहे हैं, फिर भूमिका परिस्थिति कल बता ही चुके हैं कल के पहले क्लास में, उसके बाद प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। आगे आता है प्रतिकूलन। प्रतिकूलन में ज्यादा चीज नहीं है, छोटा चीज है। प्रतिकूलन तो घृणा, असहमति तथा विमुखता का भाव प्रकट होता है, प्रतिकूल हो जाता है। देखते हैं अनुकूल प्रतिकूल, है ना। जो हमारे अनुकूल है मतलब हमारे साथ है, हमारे विचार के अनुरूप है, इसी के विपरीत है ये प्रतिकूल, तो उसी से बना है प्रतिकूलन। तो प्रतिकूलन में क्या होगा, घृणा होगा, असहमति होगी, विमुखता का भाव होगा। विमुख मतलब अलग होना, अलगाव की भावना, विमुखता का भाव प्रकट होता है। उसके बाद व्यक्तित्व के विकास को यह अवरुद्ध कर देता है। स्वाभाविक है, जब प्रतिकूल कोई व्यक्ति होगा तो वहाँ विकास बाधित होगा। विकास कब होता है, जब लोगों के बीच सहमति होती है, लोग एक दूसरे के अनुकूल होते हैं, तो विकास तीव्र गति से होता है। यदि प्रतिकूल हो जाएंगे तो विकास बाधित हो जाता है, वही चीज लिखा गया है। व्यक्तित्व के विकास को ये अवरुद्ध कर देता है। इसके बाद क्या है, संघर्ष। नेक्स्ट है संघर्ष। तो संघर्ष क्या है, समझ सकते हैं अपनी भाषा में, क्या होता है संघर्ष। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी के साथ हिंसा का सहारा लेना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है हमें, तो स्वाभाविक है किसी के साथ हिंसा करेंगे। हिंसा करके कोई लक्ष्य को हम प्राप्त कर लिए। जैसे अभी एग्जांपल दे रहे थे इस मार्कर का, एक ही मार्कर है, 5-6 लोग हैं, है ना। हिंसा करके वो हमसे छीन ले जबरदस्ती, तो क्या हुआ, संघर्ष हुआ। तो यही कहा गया है, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी के साथ हिंसा का सहारा लेना ही संघर्ष है। फिर देखते हैं आगे, गिलिन एवं गिलिन क्या कहते हैं। संघर्ष, संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक। संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हिंसा के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ठीक। फिर से देखिए, गिलिन एवं गिलिन क्या कहते हैं। संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है, संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जो हिंसा के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वो संघर्ष होता है। ये कौन कहते हैं, गिलिन एवं गिलिन। उसके बाद है प्रोफेसर ग्रीन। प्रोफेसर ग्रीन क्या कहते हैं, ये देखिए, व्यक्ति या इच्छा, व्यक्ति या किसी की इच्छा का जानबूझकर विरोध करने या रोकने की प्रक्रिया। जैसे हमें अभी यहाँ से जाने की इच्छा हो रही है और कोई मुझे जबरदस्ती रोक रहा है, नहीं आपको नहीं जाने देंगे, ठीक है, तो हमारी इच्छा को रोक रहा है। तो यही कहे हैं प्रोफेसर ग्रीन, व्यक्ति या इच्छा का जानबूझकर विरोध करना या रोकने की प्रक्रिया, ठीक है। इसमें और भी एग्जाम्पल है, समझ सकते हैं।
हमारी इच्छा है यहाँ पढ़ाने का, हम अभी पढ़ा रहे हैं, कोई आके रोक दे हमको, नहीं पढ़ाना नहीं है, बंद कीजिए, है ना। तो ये क्या हुआ, संघर्ष हुआ, है ना। फिर मैकावर एवं पेज क्या कहते हैं ये भी देखिए। मैकावर एवं पेज कहते हैं मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे से हिंसा करते हैं। ये बीपीएससी का सवाल आया नहीं है, लेकिन संभावना है इस सवाल का, क्योंकि मैकावर एवं पेज उनका फेवरेट है और इनसे सवाल हर बार पूछता है, तो हो सकता है ये फेवरेट में ये आ जाए, तो इसको हम थोड़ा सा विशेष ध्यान में रखेंगे। मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे से हिंसा करते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये क्या कहते हैं, समाज संघर्ष और मिश्रण का सहयोग है। संघर्ष और मिश्रण दोनों सहयोग है, दोनों का सहयोग है, ठीक है। इसके बाद के डेविस क्या कहते हैं, के डेविस को देखिए, प्रतिस्पर्धियों का चयन, प्रतिस्पर्धियों का चयन प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित होता है। मतलब प्रतिस्पर्धियों जो होते हैं एग्जाम में, जो कैंडिडेट आते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक, मान लेते हैं एग्जाम्पल, वो एग्जाम को छोड़ के, ठीक है, जो साथ में एग्जाम देने आए हैं अदर कैंडिडेट, उस पर केंद्रित हो जाते हैं। एग्जाम को छोड़ देते हैं, लेकिन जो एग्जाम और दे रहे हैं कैंडिडेट, उस पर केंद्रित हो जाते हैं। ये कहते हैं कि डेविस, और ये दो स्वरूप का वर्णन किए हैं, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष, ठीक है। उसके बाद मैकावर एवं पेज बता रहे थे, कल भी बताए थे, दो प्रकार के ये संघर्ष की बात करते हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। ये बीपीएससी टीआरई 1 का सवाल है। टीआरई 1 में ये सवाल डायरेक्ट पूछा था कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने संघर्ष को दो भागों में बांटा, पहला प्रत्यक्ष संघर्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष संघर्ष। ऑप्शन में आपका मैकावर एवं पेज था, ठीक है। ये बीपीएससी टीआरई 1 का सवाल है। उसके बाद आगे देखिए, गिलिन एवं गिलिन, ये संघर्ष के 5 स्वरूप का वर्णन किए हैं। 5 स्वरूप में क्या क्या है, व्यक्तिगत संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। समझ सकते हैं सब। फिर कुछ देखते हैं यहाँ, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है संघर्ष का मूल कारण क्या है, उत्पादनों का जो साधन है, जो उत्पादन समाज के द्वारा किया जा रहा है, उसी के लिए संघर्ष होता है, ठीक है। जो भी चीजें उत्पादित की जा रही है समाज के द्वारा, उसी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता है, ये कहते हैं कार्ल मार्क्स। लेकिन मैक्स वेबर संघर्ष का मूल कारण क्या बताते हैं, देखिए, आर्थिक संबंधों के साथ साथ प्रजाति, धर्म, नस्ल जैसे भी कारण विद्यमान हैं, ठीक है। ये मैक्स वेबर कहते हैं। ये तीनों सवाल आता है। कार्ल मार्क्स संघर्ष का मूल कारण मानते हैं किसको, उत्पादनों का साधन। ये शायद बीपीएससी टीआरई 2 का सवाल है, शायद ये टीआरई 2 का है, उत्पादनों का साधन। टीआरई 2 में ये सवाल आया था। फिर मैक्स वेबर हो गया। फिर आर डेरेनडॉर्फ का क्या मानते हैं, बस शक्ति, पावर, पावर ही, जिस पावर के कारण ही संघर्ष होता है समाज में, ये आर डेरेनडॉर्फ का कहना है। उसके बाद छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं के बराबर आता है, फिर भी बता देते हैं, एकीकरण। इसके विचार को जो है ना सबसे सर्वोच्च स्तर पे जो लेके गए वो थे इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम जो है सो इसमें से 2 तरह से बांटे, श्रम विभाजन और आत्महत्या। ये दोनों भी बीपीएससी का फेवरेट सवाल है, दुर्खिम का श्रम विभाजन और आत्महत्या का सिद्धांत, ठीक है। वो पढ़ेंगे, जब दुर्खिम पढ़ाएंगे तो पूछा जाता है कि श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया। भूल से भी ये मैक्स वेबर या कार्ल मार्क्स मत मारिएगा, श्रम विभाजन दुर्खिम का है और आत्महत्या का सिद्धांत भी दुर्खिम का है, ठीक है। आगबर एवं निमकॉफ क्या कहते हैं, पृथक अंगों को मिलाकर एकाकी इकाई निर्मित करना।
पृथक अलग अलग जो अंग हैं उसको मिलाकर एकाकी इकाई, एक इकाई निर्मित करना ही एकीकरण है, मिलाना है, एकीकरण करना है, जोड़ना है। ठीक है। उसके बाद इसको प्रभावित करने वाले जो जो कारक हैं, समूह का आकार बड़ा होगा तो एकीकरण प्रभावित होगा, सजातीयता और समरूपता में होगा तो एकीकरण प्रभावित होगा, फिर भौतिक गतिशीलता। तो ये है आपका एकीकरण। ये आपका आज सामाजिक प्रक्रियाएं पूरा हुआ। इसके बाद कल जो है सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपना कॉपी लिख लीजिए। यदि कोई इसी प्रकार का कोई दिक्कत हो समझने में तो बताइए, कमेंट कीजिए, फिर बताएंगे आपको। ठीक है। थैंक यू। बाय बाय।